राष्ट्रपति चुनाव ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। 18 जुलाई को होने वाले इस चुनाव ने एक बार फिर कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा गुरुवार को भोपाल पहुंचे, तो सिन्हा और कमलनाथ ने एक सुर में बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने और खरीद फरोख्त करने के गंभीर आरोप लगाए। पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में क्या हो रहा है, कैसे खरीद फरोख्त हो रही है, ये हम नहीं जानते हैं साइलेंटली क्या हो रहा है। तो इसलिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में खरीद फरोख्त अनइमेजिनेबल। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। मध्य प्रदेश में 1.5 साल में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस को इस राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। वजह साफ है, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जिनमें आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शामिल हैं, वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने और पार्टी आलाकमान को इस पर विचार करने की गुजारिश तक कर चुके हैं। वहीं शुक्रवार को जनजातीय समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने कमलनाथ से मुलाकात कर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील तक कर डाली। कांग्रेस में जहां इस समय खलबली मची हुई है, तो वहीं बीजेपी खेमे में उत्साह है। राजधानी पहुंची एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत किया गया। द्रौपदी मुर्मू ने विधायकों और सांसदों से वोट मांगे, तो सीएम शिवराज ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। मैं जिस संगठन में थी वो लोग तो मुझे समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों के संगठन में नहीं है वो लोग भी समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। आपका जो समर्थन मुझे मिल रहा है, इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। कल यशवंत सिन्हा जी यहाँ आए थे, कांग्रेस के लोगों ने अनर्गल बातें की, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो शुद्ध रूप से अपना काम करती है, लेकिन बेचैनी भाभी है कहीं वोट ना चले जाएं, कहीं वोट ना चले जाएं। और ये बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, किसी को खरीदने की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो पहले से ही इतने वोट हैं कि प्रलोभन का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पूरा देश तो दीदी के साथ खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव ने एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस और कमलनाथ को चिंता में डाल दिया है। कांग्रेस का टूटता कुनबा सहेज कर रखना कमलनाथ के लिए बड़ी चुनौती है, तो वहीं यशवंत सिन्हा के पक्ष में कांग्रेसियों से वोट करवाना कमलनाथ के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग होती है, तो कहीं न कहीं कमलनाथ की साख और कांग्रेस का ग्राफ दोनों ही 2023 के पहले गिरेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल यही बना हुआ है कि कांग्रेस का वोट किसको। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा वोट किसको में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या आदिवासी कार्ड के आगे ढेर हुई विपक्षी एकता? क्या राष्ट्रपति चुनाव से पहले बिखर गई कांग्रेस? क्या कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की नसीहत से कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें? कांग्रेस के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति चुनावों के चलते राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एनडीए द्वारा प्रस्तावित, एनडीए द्वारा समर्थित, एनडीए द्वारा घोषित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश पहुंची। भोपाल में उन्होंने विधायकों से बात की, उनके समर्थन के प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार प्रकट किया। और इसी बीच में राजनीतिक हलकों में एक बात और सामने आई कि हो सकता है कि कुछ कांग्रेस के विधायक भी
एनडीए समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे नगरीय निकायों का दौर हो या कोई और चुनाव हो, अब हॉर्स ट्रेडिंग भारतीय जनता पार्टी का शगल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक मतदान की परंपरा बना लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि चूंकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार या एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के पास पर्याप्त बहुमत है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने की। लेकिन अगर कोई अंतरात्मा की आवाज़ पर एक योग्य प्रत्याशी को अपना मत देना चाहता है तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। और अगर कांग्रेस के जो विधायक हैं, जितनी उनकी संख्या है उससे कम अगर कांग्रेस की वोटिंग होती है तो निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के संगठन के ऊपर लगेगा, प्रबंधन के ऊपर लगेगा कि वो कहीं ना कहीं इसको प्रबंधित कर पाने में विफल रहे। ऐसा ही एक आरोप मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर भी लगाया। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा भी कि अगर इस प्रकार का कोई साबित कर दे कि किसी को कॉल किया हो, पक्ष में मतदान करने के लिए कोई प्रलोभन दिया हो तो स्पष्ट करे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर कांग्रेस के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस समर्थित यशवंत सिन्हा जी और एनडीए समर्थित द्रौपदी मुर्मू जी, तो वोट जाएगा आखिर किसको? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अभय प्रताप सिंह यादव जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, ये जो आरोप लग रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के चलते कि 18 तारीख को जो मतदान होना है उसमें आप कांग्रेस के कुछ विधायकों को बरगलाकर अपने पक्ष में मतदान करा सकते हैं। देखिए, ये पूरे मनगढ़ंत आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर से जो हमारी राष्ट्रपति की प्रत्याशी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको 60% से भी ज़्यादा वोट वैल्यू के जो मत प्राप्त होंगे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजू जनता दल हो, श्रोमणी अकाली दल हो, शिवसेना हो, अनेकों दलों ने उनको समर्थन किया है। हमें इनकी आवश्यकता ही नहीं है। ये जबरदस्ती अपना राग अलाप रहे हैं, किसी ने संपर्क ही नहीं किया। और उमंग सिंघार जी से क्यों संपर्क करेंगे? उनकी इस 15 महीने की सरकार में जिस व्यक्ति ने स्वयं दिग्विजय सिंह जी पर यह आरोप लगाया हो कि वो रेत से लेकर शराब के उसमें संलग्न हैं और वो ब्लैकमेलर हैं, ऐसे व्यक्ति जो कमलनाथ जी के अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे होंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो प्रत्याशी हैं वो देश की पहली महिला जनजाति जनजाति महिला के रूप में राष्ट्रपति बनेंगी। वो सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनेंगी। वो उड़ीसा से पहली बार राष्ट्रपति बनेंगी। ये सारे इतिहास वो उनके नाम पर दर्ज होंगे। और भारतीय जनता पार्टी, आप देखना का जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको 60% से भी ज्यादा, 6.5 लाख वोट वैल्यू से भी ज्यादा मत प्राप्त होंगे। जी सिद्धार्थ जी, पहले से ही 60% से ज़्यादा जो है वोट वैल्यू का आंकड़ा उनके पास है। फिर आपको क्यों लगता है कि आपके जो विधायक हैं उनको बरगलाया जा रहा है? रोहित जी, शुरुआत में थोड़ा सा अलग करूँगा जी। सर्वप्रथम, इससे पूर्व जो राष्ट्रपति बनाए गए थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, श्री कोविंद जी जी। तो जब उनको बनाया गया था तो एक बड़ी हमारे जो दलित भाई हैं उनमें एक बड़ी आशा की किरण निकली थी कि एक हमारे दलित समाज से राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। और राष्ट्रपति का क्या हुआ? रबर की स्टाम्प बन के रह गए हैं। भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़े खड़े होकर उनका वेलकम कर रहा है, उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। ये पहली बार हुआ है। एक राष्ट्रपति की गरिमा होती है। अब उसके अलग अगर आप जाते हैं एक तरफ आप सिर्फ इवेंट करके और समाज को ये बताने के लिए कि हम लोग दलित समाज के कितना उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम उनका कितना भला सोच रहे हैं। दूसरी तरफ गुनाह में एक दलित को जला दिया जाता है,
नेमावर की हत्या होती है, एक दलित महिला को पेड़ पे लटका के 40-40 लोग मारते हैं, तब हमारे संवेदनहीन मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते, हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते जब उस पर ट्वीट करके उनको जवाब पूछा जाता है। एक तरफ आप दलित राष्ट्रपति बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दलितों पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अत्याचार हो रहा है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। 7,832 नाबालिग दलित बच्चियां, आदिवासी बच्चियां लॉकडाउन के समय में गायब हो गई। हमारे संवेदनहीन मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। क्या कारण है कि आप सिर्फ इवेंट करने के लिए, अब रही बात जो मेरे परम आदरणीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के उदय जी कर रहे थे, तो मैं उसका भी आपको जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदर ही अंदर एक सुगबुगाहट है, एक घबराहट है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। अगर मध्य प्रदेश से आदिवासी विधायकों ने अगर वोटिंग नहीं की तो कहीं ना कहीं उनकी सीट खतरे में है, क्योंकि आदिवासी राष्ट्रपति के लिए आपने प्रपोज किया है और हम एक आदिवासी राष्ट्रपति होने के नाते जो आपने जो कैंडिडेट दिया है हम उनका सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी सदियों से आदिवासियों के कल्याण के लिए बात कर रही है। आपने 4,832 नहीं, लेकिन आप सम्मान तो करते हैं, मान लिया, लेकिन आप मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपको वही कहना, आप सुनिए, आपका स्पष्ट नहीं हो रहा रोहित है। जी, मैं आपको स्पष्ट वही बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ अगर राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति उम्मीदवार, एक प्रश्न मेरा, चाल चरित्र चेहरा सुनिए पहले भाजपा का। 4,832 आदिम जाति कल्याण विभाग बंद कर दिए, उनके जो छात्रावास थे वो बंद कर दिए, छात्रवृत्ति बंद कर दी, लॉकडाउन के पद भरे नहीं गए और एक तरफ इवेंट 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 इवेंट, चारों तरफ 5 लाख लोगों को लाके आप इवेंट करते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं देश के, आप नहीं तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि ये रबर स्टैंप है, द्रौपदी मुर्मू जी रबर स्टैंप साबित 100% रबर स्टैंप साबित होंगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और आने वाले समय में भी आप देख लीजिएगा कि वहां पे सुनवाई होगी। आपने अगर आप उनका नहीं, चलिए मैं आपके माध्यम से एक मत रखना चाहता हूं। आप उनको राष्ट्रपति क्यों बना रहे हैं? आप उनको प्रधानमंत्री बनाइए ना। अगर आपको आदिवासियों का इतना सम्मान और इतना प्यार उनके हृदय में है तो आप उनको प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों नहीं नॉमिनेट करते हैं? आप ये तो आप यशवंत सिन्हा जी के लिए भी कर सकते हैं। क्या जरूरत है कि राहुल जी भी वो करें, उनको अध्यक्ष बना दीजिए? ये कौन सी? अरे आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आने वाले समय में हम वो भी करेंगे, आपको वो भी देखने को मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी, पर अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो आदिवासी और दलित को प्रधानमंत्री बना के बताएं। अरे आप बताइए, 45 साल, आज 70 साल तक ये संघ में किसी दलित को, आदिवासी को इन्होंने संघ का एक भी सर संचालक नहीं बनाया। अगर ये इतने बड़े हुए हैं तो भागवत जी अपनी कुर्सी छोड़ें और आदिवासी या दलित को अपनी कुर्सी दें। ये दलित और आदिवासी के सबसे ज्यादा विरोधी हैं ये लोग। चलिए, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप जी, बहुत ही जो है उलझी हुई और अस्पष्ट कहें प्रतिक्रिया थी अभय जी की कि मान लें कि मध्य प्रदेश में जो है दलित जो वर्ग है उस पर अत्याचार ज़्यादा हैं और ये जब संज्ञान में आ रहे हैं, आंकड़े दर्ज हो रहे हैं, एनसीआरबी के रिकॉर्ड में ये आ रहे हैं, तो आप ये यकीन मानिएगा कि ये मध्य प्रदेश की अच्छी पुलिसिंग है। इस देश में सबसे टफ, पूरा दर्शक वर्ग इससे सहमत होगा, सबसे कठिन अगर कोई कार्य है तो शिकायत दर्ज करवाना है। तो अगर शिकायत, ऐसे मामलों की रिपोर्ट्स दर्ज हो रही हैं, ऐसे मामले पुलिस थानों तक पहुंच रहे हैं, जब तक रिपोर्ट्स नहीं होंगी, जब तक कार्रवाइयां नहीं होंगी, कालांतर में जब ये अधिनियम नहीं थे, कुछ होता ही नहीं था, अत्याचार इससे 100 गुना ज़्यादा था, तो रिपोर्ट दर्ज हो रही है, मतलब सरकार को चिंता बढ़ाने वाली बात है। रिपोर्ट्स दर्ज नहीं होंगी, रिकॉर्ड में नहीं आएंगे, तो ये आंकड़े हमें और आपको कैसे पता चलेंगे? लेकिन क्या सिर्फ इन रिपोर्ट्स के आधार पर ये कह देना कि मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के साथ अन्याय है, तो राष्ट्रपति पद के लिए जनजाति वर्ग की महिला को, द्रौपदी मुर्मू जी सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, वो राज्यपाल रह चुकी हैं, वो विधायक रह चुकी हैं, उनका अपना एक राजनीतिक संघर्ष है, कोई ऐसे जन नेता हैं, बिजू जनता दल ने उन्हें समर्थन दिया है उड़ीसा में, तो ये कह देना कि ये रबर स्टाम्प साबित होंगी, आपको कितना उचित लगता है सर? देखिए नवीन जी, चाहे यादव जी हों चाहे राजावत जी हों, इनकी बात अपनी राजनीति के दायरे में है और वो वही लाइन चलेंगे जो उनकी पार्टी की है, एक चीज़। दूसरा, मेरा नवीन जी ये मानना है कि
किसी व्यक्ति को, कोई राजनीतिक दल है वो तय करता है ना कि ये व्यक्ति हमारे दल से राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा, वो अपने अनुसार उसकी योग्यताएं देखता है। मुर्मू जी की योग्यता को आप खारिज नहीं कर सकते। वो राज्यपाल रहीं, मंत्री रहीं, विधायक रहीं, और संघर्ष है उनका, और वर्तमान दौर में जो समाज के लिए वो काम कर रही हैं उसे हम नकार नहीं सकते। शिक्षिका भी रही हैं। शिक्षा कम ज्यादा हो सकता है किसी का, उसकी तुलना में हो सकता है कोई आदिवासी नेता और बड़ा हो, लेकिन उनकी योग्यता को आप खारिज करें ये उचित नहीं है। और किसी को रबर स्टैंप अगर हम अभी कहें तो ये तो और ही उचित नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं, राष्ट्रपति नहीं बनी। उनके क्रियाकलाप को देख के आप बात कर सकते हैं कि ये फैसला उनने गलत लिया, वो बाद की बात है, अभी की नहीं है। लेकिन जो भी, चाहे कांग्रेस हो या मुर्मू जी के विरोध में जो राजनीतिक दल हैं, वो अपने तर्क रख रहे हैं और बीजेपी अपने तर्क रख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये चुनाव, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, जैसा आपने भी कहा कि खरीद फरोख्त की बात आ रही है, नवीन जी मेरा इसमें बहुत साफ मानना है कि आपको प्रमाण देने चाहिए। नहीं, और राष्ट्रपति चुनाव में खरीद फरोख्त कोई क्यों करेगा? अगर ये बात जरूर है क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तो क्रॉस वोटिंग में तो ये तय है कि क्रॉस वोटिंग अगर हो रही है तो हो सकता है कि कांग्रेस में जो जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि हैं उनको लगता होगा कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है स्पष्ट है, तो क्यों ना उनको अपना मत देकर एक और अच्छी संख्या के साथ उन्हें विजयी बनाया जाए। ऐसा भी हो सकता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये बात तो है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ये आशंका है, इसे कोई नहीं नकार रहा। जो राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं वो ये हैं। और बात यह है कि आपको याद होगा नवीन जी, जब 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी, बीजेपी में गए थे, तो अब यही कहा गया था कि 35 करोड़ और सौदेबाजी हुई है। जब भी कोई हमें छोड़ के जाता है तो हम उस पर आरोप लगाने से नहीं चूकते। मेरा ये मानना है कि क्या इतनी बड़ी बोली राजनीतिक दल लगा रहा है तो आपके लोग बिकने तैयार हैं क्या? इसको भी राजनीतिक दल को सोचना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं कि वो पैसे में बिक जाते हैं। टिकट आपका मिलता है, जनता का प्रतिनिधि बनता है और बिक जाता है जो आपका आरोप है। तो इन स्थितियों में आप अपने विधायकों को एकजुट रखें, इस पर भी कांग्रेस को मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, और आरोप सनसनी के नहीं होना चाहिए, प्रामाणिकता के साथ हो तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, ये सिद्धार्थ जी, ये जो वरिष्ठ नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उनकी 50 नसीहतों को आपने, जब वो एनडीए सरकार के खिलाफ बोले, मोदी जी के खिलाफ बोले, तो उनको आपने नजीर बनाया, उनका समर्थन किया। आज वही प्रमोद कृष्णन जब ये कह रहे हैं कि समर्थन दे देना चाहिए, एक नसीहत दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं मुर्मू के समर्थन की, तो आपको अब आप सोचिए उनको कौन अप्रोच करेगा यहाँ से? तो एक वैचारिक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो है, एक थॉट तो इन्फ्लुएंस कर रहा है सिद्धार्थ जी। देखिए, जय कुमार रमेश जी ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रमोद कृष्णन जी अभी किसी भी दायित्व या किसी भी बड़े पद पे कांग्रेस में नहीं है, उनको सारे पदों से मुक्त कर दिया है। और उन्होंने जो ट्वीट किया उनका वो व्यक्तिगत ट्वीट है। कांग्रेस उनके सारे बयान और सारी चीज़ों को सिरे से खारिज करती है, ये बात स्पष्ट कर दिया था जय कुमार रमेश जी ने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मीडिया विभाग जी, उन्होंने कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि जैसे उन्होंने एक सलाह दी, अगर बाहरी व्यक्ति भी कोई सलाह देता है, उनकी सलाह आप जब स्पष्ट है कि यशवंत सिन्हा जी नहीं जीत रहे हैं, तो और आप भी आदिवासी वर्ग के हितैषी हैं, और राज्यपाल तो ठीक है, समर्थन हो सकता है। यशवंत सिन्हा जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये भविष्य की बात है, पर यशवंत सिन्हा जी ने जो बात कही है कि आज जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने उस काल में भी काम किया है जिस समय पे एक मत से उनकी सरकार गिरी थी, एक वोट से सरकार गिरी थी, तो उनके पास 50 ऑफर थे कि अपन ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते, पर वो सिद्धांतवादी थे। कांग्रेस पार्टी बड़े दिल से उनको स्वीकार करती है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों एक बड़े नेता थे, अच्छे राजनीति के स्रोत थे वो, और वो हर राजनीति को बड़े दिल से लेते थे, चाहे विपक्ष हो, हर किसी की आवाज सुनते थे, बात सुनते थे। पर आज की डेट में, आज की उस समय की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, अब अमित शाह नरेंद्र मोदी की पार्टी बन गई है, और जितने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, सांसद या जितने विधायक हैं सब बौने हो गए। आज 28 सांसद हैं मध्य प्रदेश से, एक की भी हिम्मत नहीं है
कि दोनों के सामने जाके बात कर ले या पैकेज लेकर आ जाए। तो ये अब सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने उधर एसपीजी दे के इन्होंने मोहन भागवत जी को कैद कर दिया है। वो अपने मन की बात नहीं बोल सकते, वो अंकुश नहीं लगा सकते। बहुत पता है आपको जी, नहीं मैं जो बातें स्पष्ट बोल रहा हूं आपके सामने। जी नहीं, आप बोल सकते हैं। अभा जी, तो वो वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, क्योंकि वो वाली भारतीय जनता पार्टी होती थी तो एक वोट से सरकार गिर जाती थी। सदन में बड़े नेताओं को आप क्षोभ की दृष्टि में देखते थे। अब कांग्रेस जो है थोड़ा परेशान है, कांग्रेस कई जगहों पर हार रही है, तो कांग्रेस ये कह रही कि वो वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है, तो बहुत स्पष्ट है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जनजाति वर्ग के वोटों पर राज किया है। उन्होंने जब भी सत्ता में वो आए तो इन वोटों की बदौलत आए। चाहे पीएस संभाजी हो, जब प्रणब मुखर्जी जी चुनाव लड़े तब भी इन्होंने जनजाति वर्ग का सपोर्ट नहीं किया। आज चाहे इसमें अपनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का विषय हो, ये कहीं ना कहीं बहाना लेकर इन वर्गों के वोट लेकर सत्ता में तो आना चाहते हैं, लेकिन उनको सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहते। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद होता है, वो तीनों सेनाओं का हेड होता है, ऐसे प्रथम नागरिक होता है देश का। ऐसे पद पर जनजाति वर्ग की महिला को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है, और ऐसे परिवार से हैं, उनकी त्रासदी हुई है, दो बेटे उनके त्रासदी में जो है उनके साथ त्रासदी हुई है। तो ऐसी महिला को जो झारखंड की राज्यपाल रही हो, दो बार विधायक मंत्री रही हो, सभी तरह का अनुभव उनके पास है। अनुसूचित जाति मोर्चा की अध्यक्ष भी, हाँ, हमारे संगठन में भी उन्होंने के भी वो अध्यक्ष रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, जिसका भी विरोध ये कर रहे हैं। ये भी पिछले उनका रामनाथ कोविंद जी का भी उदाहरण दे रहे थे, उस समय भी इन्होंने विरोध किया था, कैंडिडेट खड़ा किया था, इन्होंने कोई वहां उस समय भी समर्थन नहीं दिया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन वर्गों को उनका स्थान दे रही है, ये विरोध करेंगे। और ये केवल ये जानते हैं कि इनके पास नंबर गेम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में फिर कह रहा हूं 2/3 बहुमत मिलेगा उनको, वो 60-62% से ज्यादा वोट वैल्यू प्राप्त करेंगी और वो इस देश में एक नया इतिहास रचेंगी। जी सिद्धार्थ जी कुछ कहना है? आपकी बात मैंने मान ली। आप दोनों लोग बात कर सकते हैं। रामनाथ कोविंद जी को आपने राष्ट्रपति बनाया था और आपने उनकी आड़ में आपने दलितों के संग कितना बड़ा अत्याचार किया। आपने आरक्षण की प्रणाली को कैसे कैसे समाप्त करते चले जा रहे हैं। जी आप भी बात कर सकते। जी, प्राइवेटाइजेशन किस प्रकार से ला रहे हैं, किस प्रकार से आपने जो शासकीय संस्थान थे सारे बेच दिए। आप एक तरफ एक समाज के एक दलित व्यक्ति को लाके राष्ट्रपति बनाते हैं और उसी के समाज के लोगों को आप धीरे धीरे केवल मनगढ़ंत आरोप है आपके। गांधी जी सुनिए, जो गांधी, हम लोग सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं उन वर्गों को। सुनिए, आप लोगों ने कभी सत्ता में भागीदारी नहीं दी उन लोगों को। आप क्या कभी प्रधानमंत्री एक परिवार से हटके कभी नहीं बना? हमने भागीदारी नहीं दी। आप कभी नहीं दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बनाइए दलित को, आप संघ प्रमुख बनाइए दलित को, भारतीय जनता पार्टी ही दे पाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी देगी। अरे 45 साल आपके यहाँ परिवारवाद चलेगा, आपके यहाँ ठेके पर पार्टी चलती है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ सबको अवसर मिलेगा। आदिवासी को बैठालिए संघ में, दलित आदिवासी को बैठालिए, हम आपका साथ देंगे। बैठालिए आप संघ प्रमुख बनाइए, बनाइए संघ प्रमुख, आप आदिवासी प्रधानमंत्री बनाइए। आप क्या साथ देंगे? आप क्या साथ देंगे उसमें? संघ में अरे क्या देंगे? अरे क्या देंगे वही तो बता। हम आपका स्वागत करेंगे इस बात का। स्वागत आज तक आप आज तक लेकिन चलिए मैं एक बात संदीप पौराणिक साहब से पूछ लेता हूं। संदीप पौराणिक साहब, अगर आप किसी दलित वर्ग से आगे आने वाले व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति किसी वर्ग से मुख्य धारा में शामिल हो जाता है तो फिर वो दलित शोषित वंचित तो नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष की एक दास्तां उसके साथ जुड़ी रहती है। रामनाथ कोविंद जी का भी गुना में एक बड़ा सा सामान्य परिवार है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी दृष्टिकोण में, चूंकि रामनाथ कोविंद जी को तो हमने उनके शिक्षक के पैर छूते हुए भी देखा है, तो बहुत ही गरिमामय तरीके से उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और पूरा करने जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि सत्ता में भागीदारी, जब किसी वर्ग के ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलता है तो वो उस वर्ग की जो समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनसे वो भली भांति वाकिफ होता है। तो ये कहना कि अगर वाकई में ऐसा है तो कोई दलित प्रधानमंत्री बने, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई दलित भी प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी में जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ही अब प्रधानमंत्री बनते रहें, या कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने की जगह ये परिपाटी कांग्रेस भी एक प्रस्तुत कर सकती है कि देखिए आप तो उन जगहों पर इनको मौका देते हैं जो जगहें सक्रियता वाली जगह नहीं है, जिनको रबर स्टैंप या डमी कैरेक्टर की उपाधियां दी जाती हैं। देखिए हमने ये करके दिखाया है। तो आज कांग्रेस को अपेक्षा करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को एक दिशा देने की भी जरूरत है। आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा अपना मानना नवीन जी है, जो आपने बात कही, किसी वर्ग के व्यक्ति को जब आप बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो उस वर्ग की कठिनाइयों को बेहतर तरीके से समझता है और फैसलों में उनका असर दिखता है। अब ये अलग बात है कि राजनीतिक तौर पर उसे आप रबर स्टैंप कहें या कुछ भी कहें, लेकिन जब कोई नेतृत्व, मेरा ये मानना है कि कोविंद जी के आने के बाद कहीं ना कहीं दलितों के लिए उत्थान के प्रयास जो सरकार ने किए होंगे, हो सकता है उसमें उनकी हिस्सेदारी रही हो, उनकी राय रही हो। ये अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से हैं, हो सकता है आने वाले समय में जनजाति वर्ग के लिए जो योजनाएं बने उसमें इनकी राय भी हो, तो कहीं ना दे तो सकते हैं। प्रथम नागरिक के तौर पर सारे बिल तो उन्हीं के पास जाते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि उनकी बाद में जैसे बिल पेश किया तो उसमें संशोधन या जुड़ाव या जो भी चीज स्वीकृति तो अंतिम उन्हीं की है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे वर्ग के लोग जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उस वर्ग की स्थिति में, हैसियत में बदलाव आता है। जहां तक आपने कांग्रेस की नजीर की बात की, नवीन जी, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपनी सुविधा के अनुसार फैसले करता है, क्योंकि उससे उसका संगठन जुड़ा होता है उन पदों से। राष्ट्रपति से संगठन नहीं जुड़ा, ठीक बात, या कार्यकर्ता की ताकत नहीं जुड़ी। तो सवाल यह है कि पार्टी को मजबूत रखना है, सरकार बेहतर तरीके से चलाना है और एक जनता के सामने चेहरा देना है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के पार्टियां फैसला करती हैं और मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं और उसी के आधार पर तय होते हैं बड़े पद। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एनडीए समर्थित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश में विधायकों से समर्थन के लिए आभार और कृतज्ञता प्रकट की। वहीं कांग्रेस से भी दबे सुर में या कांग्रेस के से जुड़े हुए लोगों के सुर द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में वक्तव्य दे रहे हैं, उनके समर्थन में अपील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की चिंता का विषय यह है कि अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, अगर वो किसी विचार के चलते भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर देते हैं और अगर यहाँ क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो ये तय है कि वो उनकी वोटिंग भले ही एक अच्छे विचार के लिए हो, लेकिन सांगठनिक दृष्टि से कांग्रेस के लिए वो एक खतरे की घंटी होगी, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चूक होगी। इसलिए कांग्रेस पहले से ही ये कह रही है कि इस पूरे चुनाव के दौरान भी प्रलोभनों का दौर जारी है, कहीं ना कहीं लालच दिया जा रहा है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि 18 जुलाई को जो मतदान होने वाला है उसमें क्या स्थिति रहती है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।